तो जो लोग एकदम से नए हैं, ये 5वां क्लास है, ठीक है। इसमें हम लोग कैरेक्टरिस्टिक शुरू करने वाले हैं, ठीक है। अब इंस्ट्रूमेंट्स के जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं वो इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स का अगर सिलेबस देखोगे तो तुम्हारा सिलेबस यहीं से स्टार्ट होता है। तो जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हैं और जो अभी अभी क्लास में जुड़े हुए हैं, तो उन लोगों के लिए क्लियर है कि यहाँ से उन लोगों का सिलेबस शुरू होता है। लेकिन जो इससे पहले बताया गया है वो बेसिक ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स है, वो इलेक्ट्रिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इलेक्ट्रॉनिक्स को जानना है, क्योंकि उससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा। तो यहाँ से हम लोग का खेल शुरू होगा, ठीक है। अब सिलेबस में जैसे देखो, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स है और पॉसिबल एरर्स इसमें पढ़ना है। तो एक्यूरेसी, प्रिसीजन, सेंसिटिविटी, तो बहुत सारे छोटे छोटे टर्म्स हैं, उन टर्म्स को बारी बारी से हम लोग डिफाइन करते चलेंगे, है ना। तो देखो, अब सबसे पहला सवाल है, कैरेक्टरिस्टिक्स हम जो बोलते हैं वो है क्या, है ना। तो कैरेक्टरिस्टिक होता है, कैरेक्टरिस्टिक किसी भी चीज का अगर तुम बोलते हो ना, तो उसका मीन्स होता है कि उसका बिहेवियर कैसा है, ठीक है। कि अगर हम पार्टिकुलरली उसको कुछ इनपुट देंगे तो कैसे रिस्पॉन्स करेगा, ठीक है, उसी चीज को हम लोग कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं, ठीक। अब जैसे देखो, यहाँ पे क्या है कि स्टैटिक है। अब दो तरह के कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, स्टैटिक और डायनामिक। अब दोनों है क्या, तो देखो, स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक तब हम वो लोग बोलते हैं जब इनपुट सिग्नल कांस्टेंट हो या फिर समय के साथ बहुत ही धीरे धीरे चेंज हो रहा हो, ठीक है। बहुत सारा ऐसा सिनारियो होता है, जैसे मान लो रूम का टेम्परेचर, तो रूम का टेम्परेचर सडनली नहीं चेंज होता है, ठीक है। रूम का टेम्परेचर एकदम तेजी से नहीं चेंज होता है। 1 घंटे बाद पता चलेगा कि 1 डिग्री बढ़ गया, 2 डिग्री बढ़ गया, है ना। तो ये स्लो प्रोसेस है। लेकिन कुछ सिग्नल ऐसे होते हैं ना, वो बहुत तेजी के साथ चेंज करते रहते हैं, ठीक है। तो जब हम क्या करेंगे, अगर जब कांस्टेंट सिग्नल देंगे या फिर स्लोली टाइम वेरिंग सिग्नल अगर इंस्ट्रूमेंट को देते हैं, और उसका बिहेवियर उस समय कैसा है, उसका बिहेवियर या फीचर्स वो कैसा है, वही डिसाइड करेगा कि वही उसी को हम लोग कहते हैं उसका स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो देखो, स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, दीज आर फीचर्स और क्वालिटी और ऑफ इंस्ट्रूमेंट when input signal is constant or varying slowly or very slowly with time, है ना। जब इनपुट कांस्टेंट है तब जाके क्या फीचर्स है, क्या बिहेवियर है वो। एग्जांपल इसका क्या क्या है, सेंसिटिविटी, स्टैटिक एरर, डेड जोन, रिप्रोड्यूसिबिलिटी, एक्यूरेसी, प्रिसीजन, एटसेट्रा। ये सारा का सारा पॉइंट जो है हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, हर एक जो है ना ये आएगा। अब इनपुट सिग्नल को देखो, इनपुट सिग्नल को क्या क्या नाम दिया जाता है, क्वांटिटी टू बी मेजर्ड, ये भी बोला जाता है, मेजरैंड भी बोला जाता है, ठीक है। ये इनपुट सिग्नल क्या हो सकता है, प्रेशर हो सकता है, टेम्परेचर हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है तुम्हारा डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक। डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, ये फीचर्स और बिहेवियर हो सकते हैं, क्वालिटी बोलो बिहेवियर बोलो, ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स व्हेन इनपुट सिग्नल और मेजर एंड चेंजेस रैपिडली विद टाइम, टाइम के साथ तेजी से वो वेरी कर रहा है। तो देखो, स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स इंस्ट्रूमेंट का क्या है ना, डायनेमिक एरर कितना है, लैग क्या है, फिडिलिटी क्या है, ये सारा टर्म्स आगे आएगा, तो अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये सब धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा कि कौन चीज क्या है, ठीक है। इसके बाद से जो देखो, हम लोग जब शुरू करेंगे ना, तो देखो इसमें एरर्स है, टाइप्स ऑफ एरर्स है ना। तो देखो, पॉसिबल एरर्स में हम लोग चलेंगे। एरर्स होता है, एरर होता है मेजरिंग, जो को भी मेजर करते हैं तो एरर आता है, ठीक। और एरर का कुछ एक पर्टिकुलर टाइप भी होता है, तो टाइप जो हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे, लेकिन एरर होता क्या है, ठीक है, उसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं, ठीक, वो अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो देखो, एरर सर में, हाँ बोलो। सर थोड़ा सा रिप्रोड्यूसिबिलिटी बताइएगा। रिप्रोड्यूसिबिलिटी, यस सर। तुम पहले ही आगे आ जा रहे हो, तुम वेट करो ना, धीरे धीरे वो आएगा ना। देखो, रिप्रोड्यूसिबिलिटी तुम्हारा आएगा, एरर मुझे पढ़ा लेने दो, ठीक जैसे है। सर उसका मतलब मीनिंग क्या होता है सर? तुम पहले ही रिप्रोड्यूसिबिलिटी पढ़ोगे, अच्छा देख लो। देखो, मीनिंग ये होता है नहीं सर, इधर कि से बताइए ना तुम सर। अगर कोई चीज, शुरू हाँ, से शुरू से बता रहे थे तो वही बताइए ना। वही तो बोल रहा हूँ ना, तुम लोग वेट करो थोड़ा, ठीक है। अगर मान लो कि क्लास में मैं एक बार बता दिया, उसमें तुमको डाउट है तो फिर लास्ट में पूछो, है ना। ऐसे सीक्वेंस बिगड़ जाता है, टाइमिंग गड़बड़ा जाएगा, है ना। तो पहले एरर पढ़ लेते हैं, एरर के बाद से तुम्हारा नेक्स्ट टॉपिक वही है ना। देखो, एरर कम सब स्केल बाकी के बाद से रिप्रोड्यूसिबिलिटी ही शुरू होगा, है ना। रिप्रोड्यूसिबिलिटी है, रिपीटेबिलिटी है, ठीक है, दोनों चीजें आ जाएंगी लास्ट। इससे पहले जब मैं बताया था ना, कुछ लोग क्लास किए भी थे पिछले जो बार जब मैं पढ़ा रहा था, तो रिप्रोड्यूसिबिलिटी और रिपीटेबिलिटी में बहुत अच्छा खासा टाइम दिया था, लोगों ने बहुत क्वेश्चन भी किया था, ठीक है। तो एक्सप्लेन होगा, घबराने की जरूरत नहीं है।
चलो तो यहाँ हम लोग आए थे एरर में। तो एरर जो है ना, एरर का जब हम लोग कैलकुलेशन करते हैं तो उस दौरान जो है ना, वो कैलकुलेशन को ना, वो कैलकुलेशन जो है दो तीन तरीके से दिखाया सकते हो। जैसे मान लो कभी एरर आया तो तुम उसको न्यूमेरिक फॉर्म में बता सकते हो कि 2 वोल्ट का एरर है, या फिर इसी चीज को परसेंटेज में दिखा सकते हो, है ना। तो एरर एक ही चीज, एरर का जो वैल्यू आएगा वो तो सेम यही आएगा, लेकिन हम उसको परसेंटेज फॉर्म में भी दिखा सकते हैं। तो इस तरह से जो फॉर्म में दिखाने का है ना, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो दो तीन तरीके से हम लोग इसको बता सकते हैं, अलग अलग नाम दे सकते हैं। जैसे देखो, एक बोलेंगे स्टैटिक एरर और एब्सोल्यूट एरर। ये तुम्हारा देखो क्या है, स्टैटिक एरर जो होता है वो डिफरेंस होता है मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी टू बी मेजर्ड, ठीक है। तो दोनों का जो डिफरेंस होता है ना, उसको स्टैटिक एरर कहते हैं। देखो जैसे इट इज ऑल्सो कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर। देखो तो इसको डेल्टा ए से डिनोट किया जाता है, और ए एम माइनस ए टी। देखो मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू तुम कितना वैल्यू मेजर किए और ट्रू वैल्यू कितना है। अब सवाल ये है, देखो ये सब जो एरर जो होता है ना, ये जो ट्रू वैल्यू वाला जो कॉन्सेप्ट और मेजर्ड वैल्यू का जो कॉन्सेप्ट है, ये तब हम लोग यूज करते हैं। जैसे मान लो कि तुम्हारे पास एक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक, इंस्ट्रूमेंट है और ये रीडिंग दे रहा था, पहले तो सही था, तब तुम तो तब थोड़े एरर चेक करने जा रहे हो, है कि नहीं। जब तुम उसका जब मेजरमेंट कर रहे हो तब तो तुम उसका एरर चेक करने नहीं जा रहे हो। एरर चेक कब करते हैं, जब हमको उस पर डाउट होता है ना। मेरा इंस्ट्रूमेंट है, फील्ड में लगा हुआ है, हमको डाउट हो यार कुछ लग रहा है, गड़बड़ दे रहा है, ठीक है, समहाउ मेरे को डाउट हुआ, तो हम उसको इंस्ट्रूमेंट को निकालेंगे, उसको कैलिब्रेशन करने के लिए लेके जाएंगे, है ना। तो जब हम कैलिब्रेट करने जाते हैं तो कैलिब्रेशन का डेफिनेशन मैं बताया था तुम लोगों को, कि हम क्या करते हैं कि एक एक्चुअल वैल्यू जिसका वैल्यू पता है, स्टैंडर्ड रेफरेंस देते हैं, और फिर रिजल्ट को कंपेयर करते हैं कि कितना आया, तब हमको एरर पता चलता है। तो ये स्टैटिक एरर तभी निकाला जाता है, समझ गए। नॉर्मल ऑपरेशन में हम लोग को एरर निकालने की जरूरत नहीं है। तो जब हम क्या करते हैं, इंस्ट्रूमेंट में डाउट होता है, तब हम क्या करते हैं कि कैलिब्रेशन करने लगते हैं। तो कैलिब्रेशन में ही हम लोग एरर निकालते हैं, पहले चेक करते हैं, ठीक है। हेलो सर, हाँ बोलो। किसी भी इंस्ट्रूमेंट में एरर कैसे पता चलेगा सर कि कितना एरर है? हाँ वही तो हम लोग निकाल रहे हैं, है ना। देखो सर, वही तरीका हम लोग सीख रहे हैं, क्वेश्चन तुम्हारा सही है, हम लोग वही सीख ही रहे हैं, ठीक है। तो देखो एरर कैसे निकालेंगे, तुम सही बोले। तो देखो हम लोग क्या करते हैं, इंस्ट्रूमेंट में पहले एक नोन करंट देते हैं। जैसे मान लो मेरे पास एक हम लोग वोल्ट मीटर की बात करते हैं, ठीक है। वोल्ट मीटर तुम लोग समझते हो, वोल्टेज मेजर करने के लिए। तो चलो क्या हुआ कि हम मेरे पास एक बढ़िया वोल्ट मीटर है पहले से अवेलेबल, ठीक है, इसको हम लोग स्टैंडर्ड मानेंगे, मेरे लिए वर्किंग स्टैंडर्ड यही है, ठीक। और एक जो है वोल्ट मीटर जिसपे डाउट है, एक और वोल्ट मीटर है जिसपे हमको डाउट है कि ये खराब हो सकता है, ठीक है, लेकिन इसके बारे में कंफर्मेशन है कि ये सही है। तो हम क्या करेंगे, एक वोल्टेज देंगे 100, मतलब 50 वोल्ट का मान लो। तो ये 50 वोल्ट हमको पहले से पता है, ये 50 वोल्ट जो है मुझे पता है। कैसे पता है, हम अच्छे वाले इंस्ट्रूमेंट से इसको रीड कर लिए, है ना। जो इंस्ट्रूमेंट बढ़िया है उससे हम रीड कर लिए, ठीक है, या फिर समहाउ हमको पहले से इसका वैल्यू पता है कि ये 50 वोल्ट है, ठीक। अब क्या करेंगे, इस 50 वोल्ट को इससे मेजर करके कोशिश करेंगे, ठीक है। इससे जब हम मेजर करेंगे, ये तो यही ना था डाउट वाला, इसमें डाउट था तुमको कि ये सही है कि नहीं है। तो तुम क्या करोगे, इससे मेजर करोगे, अब ये कितना रीडिंग दे रहा है, ठीक है। अब इसका रीडिंग देखेंगे, तो रीडिंग जब तुम देखेंगे तो हम लोग को देखो, मान लो कि पता चला कि जैसे मान लेते हैं कि तुम्हारा जो है तुम मेजर किए 50 वोल्ट, ये ओरिजिनली था 48 वोल्ट, मान लो तुम मेजर किए तो ये आया 50 वोल्ट, ठीक है। तो मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू दोनों में से डिफरेंस कितना आ गया, 2 वोल्ट का। तो तुम समझोगे ना कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है एरर दे रहा है मेरा, है कि नहीं, 2 वोल्ट, ठीक है। इसी तरह अगर मान लो कि 10 वोल्ट अगर तुमको मेजर करना रहता, है ना, तुमको पता था कि ये 10 वोल्ट ट्रू वोल्ट है, इसको 80 कहेंगे, ठीक। और तुम जब मेजर किए तो ये आया 9 वोल्ट, है ना, ये आया कितना 9 वोल्ट। तो तुम एरर कितना कहोगे, एब्सोल्यूट एरर जो होगा वो तुम्हारा होगा तुम्हारा कितना हो गया, ए एम माइनस ए टी, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, ए एम तुम्हारा 9 आया है, ट्रू वैल्यू जो है 10 है, ये -1 का एरर आएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये एरर कैलकुलेट होता है, तो ये एब्सोल्यूट एरर कहते हैं इसको, ठीक है ना। तो नॉर्मली क्या होता है ना कि तुमको नॉमिनल वैल्यू, देखो ट्रू वैल्यू को नॉमिनल वैल्यू भी कहते हैं, और तुम्हारा जो है तुमको क्वेश्चन में स्पेसिफाइड भी रहेगा, समझ गए। ये हो सकता है कि क्वेश्चन में भी ऐसे स्पेसिफाइड रहे, जब तुमको क्वेश्चन पूछेगा ना तो ट्रू वैल्यू नॉर्मली पता रहता है, या फिर जब हम लोग कैलिब्रेशन करने जाते हैं तो हम लोग को उससे ट्रू वैल्यू पता कर लेते हैं, ठीक। तो ये मेजर्ड वैल्यू हो गया, तब तुमको ये पता चल जाएगा कि इंस्ट्रूमेंट में इतना इतना एरर है, ठीक है। तो देखो
एरर अगर am का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 80 होगा तो तुम्हारा एरर पॉजिटिव आएगा, अगर लेस देन होगा तो नेगेटिव आएगा। जैसा कि केस में देखो यहाँ पे एक बार पॉजिटिव आया है, एक बार नेगेटिव आया है। ठीक है, तो ये हो गया स्टैटिक एरर। ठीक, इसके बाद से जो आता है वो है तुम्हारा रिलेटिव स्टैटिक एरर। देखो यही वैल्यू है, जैसे मान लो ई नोट जो आया ना, इसको एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं, तो ये एप्सिलॉन नॉट जो आया, अब देखो यही जो वैल्यू है इसको हम इस तरह से भी दिखा सकते हैं रिलेटिव टर्म में, ट्रू वैल्यू के रिस्पेक्ट में ये कितना है, समझे, ट्रू वैल्यू के रिस्पेक्ट में ये कितना है। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे देखो ये जो तुम्हारा है, तुम एरर कितना लाए जी, यहाँ पे -1 है ना, ट्रू वैल्यू कितना था 10, तो 1/10 ट्रू वैल्यू के रिस्पेक्ट में इसका वैल्यू कितना है जी 0.1 है ना, -0.1 आया ना इसका वैल्यू, तो ट्रू वैल्यू के रिस्पेक्ट में ये इतना है, तो इसको कहेंगे इतना रिलेटिव एरर हुआ है। रिलेटिव मतलब कंपेयर कर रहे हैं ट्रू वैल्यू का कितना एरर आ रहा है, समझ गए, तो कंपेयर कर रहे देख रहे हैं, तो यही चीज है यहाँ पे। तो रिलेटिव बता रहा है किसके रिस्पेक्ट में है, ट्रू वैल्यू का। तो देखो रिलेटिव एरर होता है ना हमेशा जो है ट्रू वैल्यू के रिस्पेक्ट में मेजर किया जाता है, तो am - 80/80, तो रिलेटिव एरर ऐसे हो जाएगा। इसको रिलेटिव स्टैटिक एरर, रिलेटिव एरर भी सिंपली बोला जाता है और लिमिटिंग एरर भी कहा जाता है। ठीक है, तो एरर का वैल्यू ये वैल्यू फॉर्म में होगा। अब हम क्या कर सकते हैं, ये तो हम क्या कर रहे थे, ये देखो ये डेसिमल में आएगा। अक्सर जब तुम देखोगे ना तो ये हमेशा 100 से कम, मतलब 1 से छोटा ही रहेगा, क्योंकि ट्रू वैल्यू हमेशा ज्यादा रहेगा, एरर हमेशा कम रहेगा। तो अब क्या करेंगे, इसी को अगर हम 100 से जब मल्टीप्लाई कर देंगे ना इस रिलेटिव एरर में, तो ये बन जाएगा परसेंटेज रिलेटिव एरर, है ना, परसेंटेज रिलेटिव एरर। जब तुम 100 से इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये परसेंटेज में आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हम लोग परसेंटेज एरर निकाल सकते हैं। जैसे देखो एग्जांपल में यहाँ दिखाया गया है, देखो ये एग्जांपल में यहाँ हम जो किया है कि जो तुम्हारा ट्रू वैल्यू है वो क्या है, नेटवर्क फंस रहा है। 100 वोल्ट, मेजर्ड वैल्यू कितना है, नेट क्या, एक नेट सेकंड वेट करो, प्रॉब्लम नेट थोड़ा है। अनस्टेबल बता रहा है। हाँ अभी क्लियर हो जाएगा, कभी कभी थोड़ी देर के लिए अनबैलेंस हो जाता है। ठीक है, अब देखो अब क्लियर हो गया होगा। यस सर। ठीक है, तो देखो यस सर। यहाँ ट्रू वैल्यू कितना है, जैसे मान लो कि ट्रू वैल्यू है 100 वोल्ट, है ना, मेजर्ड वैल्यू तुम्हारा हुआ 110 वोल्ट। ठीक है, तो एरर कितने का आया जी, 102 - 100 यानी कि 2 वोल्ट का। तो रिलेटिव एरर कितना हो जाएगा, 2/100, ट्रू वैल्यू 100 था ना, तो 2/100, तो 2 ये 102 मत कर देना, है ना, तो 2/100 ये तुम्हारा कितना हो गया रिलेटिव एरर, इसका वैल्यू आया 0.02। अब इसको जब तुम परसेंटेज एरर में कहोगे तो इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे 0.02 में, तो ये तुम्हारा आ जाएगा परसेंटेज रिलेटिव एरर। ठीक है, तो ये ऐसे हो जाएगा। ऐसे ही तुम अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, ये 100 वोल्ट के लिए रिलेटिव एरर कितना आया 2% का, और एरर का मैग्नीट्यूड कितना था जी 2 वोल्ट, है ना। यहाँ पे हम क्या किए, मेजर किए ट्रू वैल्यू 1000 वोल्ट, है ना, जब 1000 वोल्ट मेजर किए तब जाके इसका जो 1000 वोल्ट ट्रू वैल्यू था, तो जब इसका मेजर्ड वैल्यू कितना आया 1002। ठीक है, एरर देखे तो 2 वोल्ट है। तो देखो इस केस में भी एरर तुम्हारा 2 वोल्ट है, इस केस में भी एरर 2 वोल्ट है, लेकिन जब रिलेटिव एरर निकालते हैं, है ना, तो रिलेटिव एरर निकालते हैं तो इसका रिलेटिव एरर 0.002 आया, यानी कि परसेंटेज फॉर्म में निकालेंगे तो 0.2% आया। तो तुम मुझे ये बताओ, ये इंस्ट्रूमेंट ए है, ये इंस्ट्रूमेंट बी है, दोनों में से इंस्ट्रूमेंट कौन बढ़िया है, दोनों इंस्ट्रूमेंट में से कौन सा इंस्ट्रूमेंट अच्छा इंस्ट्रूमेंट है, बी वाला ए या सर। बी सर। बी? बी वाला सर। तो बी कैसे पता चल रहा है जी तुम लोगों को, इस रिलेटिव परसेंटेज एरर की वजह से ना, हाँ है ना। सर। यस अगर सर। हम तुमको ये कहते हैं कि दोनों में तो एरर 2 ये वोल्ट आ रहा है जी, है कि नहीं, तो एरर का जो एब्सोल्यूट एरर है ना, एब्सोल्यूट एरर जो है वो ये चीज नहीं बता पाता है कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट अच्छा है, ना कंपेयर नहीं कर पाएगा, समझे। तो रिलेटिव एरर इसीलिए हम लोग यूज करते हैं, जो रिलेटिव एरर निकालते हैं या फिर परसेंटेज फॉर्म में ही निकालते हैं, तो इसका पर्पस यही होता है ताकि हम इससे बता सकते हैं कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट सही है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट खराब है ना, इससे ये एडवांटेज होता है। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया सबको। यस सर। अब तो देखो, इन दोनों में से बी वाला ना सही है सर एरर। हाँ बी वाला एरर जो इंस्ट्रूमेंट है अच्छा है, क्योंकि इसमें एरर कम है, परसेंटेज एरर इसमें कम है। 2% यस सर।
अब देखो ये जो जैसे an का वैल्यू जैसे जैसे तुम्हारा इसके तरफ पहुंचेगा ना, ट्रू वैल्यू की तरफ, ठीक है, मतलब जो जितना मान लो जितना मेजर्ड वैल्यू है ना, जैसे जैसे मान लो पॉइंटर जो है तुम्हारा, मान लो ये इतना है, ठीक, ये 0 से लेके 100 वोल्ट तक तुम इसमें मेजर कर रहे हो, ठीक है। अब क्या हुआ कि तुम इसमें जब जब तुम अगर तुम यहाँ पे 10 वोल्ट मेजर कर रहे हो, ठीक है, तब जाके जो एरर आएगा, ठीक, और जब तुम लगभग तुम 80 वोल्ट मेजर कर रहे हो तब जो एरर आएगा, तो जैसे ही तुम इधर बढ़ोगे ना 80 वोल्ट के आसपास, तब जाके रिलेटिव एरर जब तुम देखोगे तो तुमको पता चलेगा रिलेटिव एरर कम है, ठीक है, क्योंकि ट्रू वैल्यू ज्यादा हो जाएगा तो रिलेटिव एरर कम हो जाएगा, समझे। ट्रू वैल्यू का वैल्यू अगर मान लो ज्यादा होगा तो तुम्हारा रिलेटिव एरर उस केस में कम होगा, है ना। तो ये जब इंक्रीज करेगा तो ये डिक्रीज करेगा, तो तुम अगर मान लो जो फुल स्केल डिफ्लेक्शन है ये 100 वोल्ट है यहाँ पे, तो इसके जितने नजदीक तुम मेजर करोगे ना उतना ही अच्छा होता है, इसीलिए इंस्ट्रूमेंट का रेंज प्रॉपरली सेलेक्ट करना पड़ता है, ठीक है। ये पॉइंट तुम लोग को आगे भी क्लियर हो जाएगा। फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो तुम लोग क्या क्या समझ गए जी? देखो शुरुआत में जो जो बता रहे थे तुम ये समझ गए, स्टैटिक एरर समझ गए, रिलेटिव समझ गए, परसेंटेज समझ गए, है ना। अब एक और टाइप का होता है गारंटीड एक्यूरेसी एरर कहते हैं इसको, ठीक है। देखो ये समझ लो कि ये क्या है, इंपॉर्टेंट है ये गारंटीड एक्यूरेसी एरर। देखो ये गारंटीड एक्यूरेसी जीएई भी बोलते हैं। ये जो होता है अगर एरर जो है मैन्युफैक्चरर के द्वारा स्पेसिफाई किया गया है शुरुआत में ही, है ना, वो इंस्ट्रूमेंट पे मेंशन रहता है, ठीक है, तब जाके उसको गारंटीड एक्यूरेसी एरर कहते हैं। अब ये जरूरी नहीं है कि जो तुम्हारा मैन्युफैक्चरर है वो गारंटीड एक्यूरेसी एरर करके ही लिखे, समझे। वो अलग अलग से लिख देता है, जैसे लिख देता है क्लास ए इंस्ट्रूमेंट है ना, जैसे मान लो कि क्लास 1 इंस्ट्रूमेंट है, ऐसे दे दिया क्लास 1.0 इंस्ट्रूमेंट, ठीक। तो अब इसमें ये जो इंस्ट्रूमेंट होता है ना, इसमें पहले से पता ये 1.0 का मतलब है कि इसमें 1% का रिलेटिव एरर आएगा, मतलब रिलेटिव नहीं, गारंटीड एक्यूरेसी एरर 1% का, ठीक है। अब ये 1% किसके रिस्पेक्ट में है भाई? देखो हम लोग यहाँ इससे जो पिछला वाला पढ़े, ये जो अगर मान लो 2% है, अगर मान लो ये यहाँ पे 2% आया तो ये 2% किसके रिस्पेक्ट में है जी? 2% किसका है? 100 का 2% है ना, बताओ। यस सर। ये 100 का 2% है, ठीक है। यानी कि अगर हम यहाँ 80 वोल्ट मेजर करते हैं, है ना, तो ये 80 का 2% होता कि नहीं? तो जो वैल्यू हम लोग मेजर कर रहे हैं उसका 2% होगा, ठीक है। अब देखो गारंटीड एक्यूरेसी एरर में फर्क तुम लोग को अभी समझ में आ जाएगा। तो लेकिन ये जो गारंटीड एक्यूरेसी एरर होता है ना, ये हमेशा जो होता है फुल स्केल डिफ्लेक्शन के रिस्पेक्ट में बताया जाता है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन के रिस्पेक्ट में बताया जाता है। जैसे मान लो कि यहाँ पे एक वोल्ट मीटर है जो 0 से 150 वोल्ट मेजर कर सकता है, तो इसका फुल स्केल डिफ्लेक्शन कितना है जी? 150 वोल्ट। तो जो 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 मैन्युफैक्चरर है ना, जो भी एरर बता रहा है वो एरर इसी के रिस्पेक्ट में बता रहा है, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। यानी कि तुम कुछ भी वैल्यू मेजर करो, तुम 10 वोल्ट मेजर करो या 100 वोल्ट मेजर करो, तुम्हारा एरर का वैल्यू जो है तो इसके रिस्पेक्ट में है, दैट मीन्स कि ये कांस्टेंट रहेगा, समझे। यानी कि तुम कितना भी मेजर करो इतना ही एरर देगा। इसीलिए कहता है मैन्युफैक्चरर की गारंटी हम दे रहे हैं भाई कि 3 वोल्ट से ज्यादा एरर नहीं आएगा, है ना। तो हम लोग अपने कैलकुलेशन में क्या करते हैं, इस एरर को कांस्टेंट मानते हैं। दैट मीन्स कि अगर ये एरर इस फॉर्म में मेंशन्ड है मैन्युफैक्चरर के द्वारा तो उसको कांस्टेंट मानेंगे, और कितना भी तुम मेजर करो इसका वैल्यू उतना ही रहेगा, एरर का वैल्यू उतना ही रहेगा, समझ गए। तो इसीलिए इसको कांस्टेंट एरर भी कहते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? कांस्टेंट एरर भी कहते हैं। ये ट्रू वैल्यू पे डिपेंड नहीं करता, है ना। ये किस पे डिपेंड कर रहा है जी? फुल स्केल डिफ्लेक्शन पे, ठीक है। अब 3 वोल्ट से एग्जांपल कम आ सकता और है, भी इसका क्लैरिफिकेशन क्या? 3 वोल्ट से कम आ सकता है ना? नहीं, इसका हम लोग फिक्स मानेंगे, 3 वोल्ट मानेंगे। एरर जो है हम लोग ये अज्यूम करके चलेंगे कि एरर इसका 3 वोल्ट है, ठीक है। वो गारंटीड है, वो इतना इतना फिक्स करके देता है कि इतना एरर आएगा ही, आपका कुछ भी आप मेजर कीजिए इतना एरर आएगा, ठीक है। ठीक है तो सर। हम लोग ट्रू वैल्यू के रिस्पेक्ट में अब इसको देखेंगे कि कितना ट्रू वैल्यू के रिस्पेक्ट में इसका वैल्यू कितना होगा। चलो देखो एक एग्जांपल लेते हैं। ये एग्जांपल है जैसे 150 वोल्ट का तुम्हारा फुल स्केल डिफ्लेक्शन दिया हुआ है, ठीक।
और तुम्हारा GA गारंटीड एक्यूरेसी एरर मेंशन्ड है 2% का, ठीक है। तो अब ये एरर का वैल्यू कितना हो जाएगा जी? एरर का वैल्यू तुम निकालोगे ना, ये कैसे निकला है देखो यहाँ पे 2% ऑफ 150 करोगे तो तुम्हारा कितना आएगा, 3 वोल्ट आएगा ना। तो यहाँ एरर का वैल्यू 3 वोल्ट लिख दिए हैं, ठीक है। अब तुम क्या किए, अब इस इंस्ट्रूमेंट इस वोल्ट मीटर से तुम मेजर करने गए, इसमें अलग अलग सब जगह रीडिंग है। तुम जब मेजर किए ना, तो यहाँ पे मान लो तुम 100 वोल्ट मेजर किए, एक पॉइंट पे तुम्हारा यहाँ 100 वोल्ट है मान लो, तो तुम 100 वोल्ट एक बार मेजर किए, तो जब 100 वोल्ट मेजर किए तब भी तुम्हारा एरर कितना आएगा, 3 वोल्ट का। 50 वोल्ट मेजर करोगे तब भी तुम्हारा एरर कितना आएगा, 3 वोल्ट का। ये सर 10 वोल्ट परमानेंट है मेजर सर ना? हाँ ये परमानेंट है, तो ये 3 वोल्ट का आएगा, ठीक है। तो तुम कितना भी मेजर करो तुम्हारा वैल्यू इतना 3 वोल्ट का मेजर एरर आ रहा है, मतलब ये वो बता दिया है कि इतना का एरर पक्का आने वाला है, ठीक है। यस सर। तो एरर के कैलकुलेशन तो हम लोग क्या करेंगे, जब इससे अब सवाल ये है कि रिलेटिव कितना है। मान लो 100 वोल्ट के लिए 3 वोल्ट कितना रिलेटिव वैल्यू कितना होगा, है ना। यहाँ पे जो रिलेटिव एरर जान रहे थे ना, रिलेटिव एरर क्या होता था जी, ई नॉट जो एरर है, एरर डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू, है ना, यही ना रिलेटिव एरर होता था। हम लोग Yes, यहाँ sir. पे भी अब इसी का रिलेटिव एरर निकालेंगे। देखो अगले पेज में वही किए हैं, देखो यही एग्जांपल लिए सेम 100 50 10, है ना, 100 50 10, ये तुम्हारा कितना हो गया जी, ये देखो मेजर्ड इतना आया। अब देखो इस सबका रिलेटिव एरर हर एक केस में निकाल रहा है। देखो 100 वोल्ट के केस में तुम्हारा रिलेटिव, देखो एरर का वैल्यू दिया है 3 वोल्ट, तो परसेंटेज रिलेटिव एरर कितना हो जाएगा जी, एरर बटा ट्रू वैल्यू। ये ट्रू वैल्यू यहाँ पे ध्यान देना, जब हम परसेंटेज लिमिटिंग एरर, देखो एलई लिखे हैं मतलब लिमिटिंग एरर या रिलेटिव एरर, है ना। तो परसेंटेज लिमिटिंग एरर कितना हो जाएगा, ठीक। तो ये लिमिटिंग एरर तुम्हारा हो जाएगा 3/100। ऐसा करोगे, इस केस में देखो 100 वोल्ट के केस में 3% आया, 50 वोल्ट के केस में ये यही तुम्हारा आ जाएगा 6%, और 10 वोल्ट के केस में यही तुम्हारा आ जाएगा 30%। सोचो तुम अगर तुम रीडिंग जो है, जैसे जैसे तुम्हारा रीडिंग कम रह रहा है, देखो तुम अगर 10 वोल्ट मेजर कर रहे हो तो एरर देखो रिलेटिव एरर कितना ज्यादा है, 30% है कि नहीं। और जैसे जैसे फुल स्केल डिफ्लेक्शन के पास पहुंचोगे वो रिलेटिव एरर कम है कि नहीं, 3% है यहाँ पे। इसीलिए मैं यहाँ पे एक लाइन लिखवा कि लिमिटिंग एरर डिक्रीजेस व्हेन पॉइंटर इज मूविंग टुवर्ड्स फुल स्केल। समझ गए। तो जैसे जैसे हम लोग रीडिंग अपना फुल स्केल के आसपास लेते हैं ना, तो मेरा रिलेटिव एरर कम रहता है। अब ये बात समझ में आ गई, ठीक है। यस सर। तो देखो क्वेश्चन में जानते हो क्या पूछता है, यही 3% है कि कितना है, तुमको क्या देगा ना, इस तरह से डेटा दे देगा तुमको। ये पता रहेगा, क्या कहते हैं, ये तुमको पता रहेगा कि फुल स्केल डिफ्लेक्शन इतना रहेगा और गारंटीड एक्यूरेसी एरर इतना है, ठीक। तो इसके बाद से तुम्हारा जो होगा, तुमको लिमिटिंग एरर निकालना रहेगा, है ना। तुमको लिमिटिंग एरर निकालना रहेगा, रिलेटिव एरर निकालना रहेगा परसेंटेज फॉर्म में, ठीक है। तो उसके लिए तुम यही तरीका यूज देखो, या तो तुम इस पहला काम क्या है, तुमको पहले ऐसे करना है, इसका 2% इसका वैल्यू निकाल लेना है, 3 वैल्यू हो गया, 3 वोल्ट हो गया ना। उसके बाद से जो एक्चुअल रीडिंग है उतना से तुमको डिवाइड कर दोगे, तब जाकर तुम्हारा ये रिलेटिव एरर निकल जाएगा। और हम लोग क्या कर सकते हैं, ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, उसी से निकाला हुआ है, जो हम प्रोसेस अभी किए ना, उसी को एक फॉर्मूला के टर्म में डाल दिए। जो रीडिंग का जो वैल्यू है, ठीक है, जो ट्रू वैल्यू है, उसमें से हम लोग को मान लो ये एक्स फाइंड करना है, ठीक है। फॉर्मूला हम देखो हम क्या कर रहे हैं, हमको परसेंटेज लिमिटिंग एरर फाइंड करना है, ठीक। तो जो भी रीडिंग वैल्यू है मल्टीप्लाइड करेंगे एक्स से, वो बराबर आएगा किसके, जैसे देखो यहाँ पे जो 3% है वो किसका 3% है जी, ट्रू वैल्यू का, है ना। तो ट्रू वैल्यू का 3% बराबर होगा किसके, फुल स्केल का 2%, है कि नहीं। देखो यहाँ पे 2% का था ना, तो यही चीज यहाँ पे किए हुए हैं। देखो रीडिंग का कितना परसेंट, x% तुम्हारा फुल स्केल डिफ्लेक्शन के y% के बराबर होगा, ठीक है। जहाँ पे y क्या है, गारंटीड एक्यूरेसी एरर है, ठीक है। तो देखो यही फॉर्मूला यहाँ पे यूज की। देखो तुम्हारा एक क्वेश्चन है जहाँ 5% तुम्हारा शो किया हुआ है, ठीक है, गारंटीड एक्यूरेसी एरर तुम्हारा 5% शो किया हुआ है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन कितना है 200 वोल्ट, 200 ठीक है, वोल्ट, है ना। तो जब तुम अब इससे हम लोग क्या कर रहे हैं, 150 वोल्ट मेजर कर रहे हैं, ठीक है। जब 150 वोल्ट मेजर करेंगे तो परसेंटेज लिमिटिंग एरर कितना होगा, ठीक। तो देखो, तो रीडिंग देखो, ये फॉर्मूला अगर तुम लगाओगे तो तुम कितना किए हो जी, रीडिंग वैल्यू ट्रू वैल्यू तुम कितना इसे मेजर कर रहे हो, 150 ना, तो ये 150 यहाँ आ गया, समझ गए। और तुमको लिमिटिंग एरर निकालना है ना, तो यहाँ इसको x वैल्यू रख दिए, लिमिटिंग एरर का वैल्यू पता नहीं है हमको, इसको x कर दिए। और ये तुम्हारा जो गारंटीड एक्यूरेसी है वो 5% है, किसका, 200 वोल्ट का,
तो 5% ऑफ 200 वोल्ट। तो अब देखो इसमें जब x का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो तुम्हारा x का वैल्यू इसके इसमें देखो कितना आया, x का वैल्यू कितना आया, देखो यहाँ पे कैलकुलेशन करने के बाद 6.6% आया है, ठीक है ना। तो इस तरह से इसका कैलकुलेशन होता है। अब पता नहीं तुम्हारे एग्जाम में इस तरह से पूछेगा कि या नहीं पूछेगा, लेकिन ये चीज जानना जरूरी है। अगर तुम अपने लेवल से ऊपर का एग्जाम दोगे, ठीक है, इंजीनियरिंग लेवल में भी ये काफी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला जानो, ये मेथड जान लो, ठीक है। देखना क्वेश्चन से कभी पाला पड़ेगा तो क्वेश्चन बनाना। सर एग्जाम में नहीं आएगा सर? हम गारंटी नहीं दे सकते, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ सकता है, समझे, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, लेकिन कंपटीशन लेवल के लिए ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ठीक है इसीलिए जान जाओ बेहतर है, ठीक है। ये तो इम्पोर्टेंट है ही, तुम्हारा जो नॉर्मल था, ये नॉर्मल डेफिनेशन जो था ना स्टैंडर्ड का, ये सारा इम्पोर्टेंट था, ठीक है। यस सर। सर अब इसके एग्जाम बाद से आता है पूछ सकता है ना, क्या एग्जाम में न्यूमेरिकल में पूछ सकता है ना? न्यूमेरिकल। अब देखे तुम लोग एग्जाम में बहुत मतलब नहीं ना के बराबर ही पूछता है। तुम लोग इस बार देखे होगे एलई वाला जो एग्जाम हुआ था, उसमें तुम लोग देखे होगे कि कैसा क्वेश्चन पूछा था। सर एक दो पूछता है सर, एक दो पूछता है न्यूमेरिकल, हाँ तो इसी सब से आएगा, ठीक है। न्यूमेरिकल वाला पॉइंट भी हम बताते चलेंगे, इसमें घबराने वाली बात नहीं है ना। इलेक्ट्रिकल में तो भरिए देता सर न्यूमेरिकल। इलेक्ट्रिकल वाले में, यस सर। इलेक्ट्रॉनिक्स वाला हम पेपर देखे थे, उसमें तो न्यूमेरिकल उतना नहीं पूछा था, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक क्वेश्चन तुम लोग पूछता देना, है सर, कम पूछता है। हाँ तो क्वेश्चन तुम लोग देना, ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से ही क्लैरिफिकेशन और अच्छे से हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स वाला हम देखे थे पेपर, ठीक है, तो उसमें देखे थे तो सिर्फ थ्योरी ही आया था इस बार। अच्छा चलो, अब आ जाते हैं हम लोग स्केल रेंज और स्केल स्पैन। तो ये बहुत सिंपल सा चीज है, सबको पहले से भी पता होगा, लेकिन थोड़ा सा इसमें ध्यान देने वाली बात है। देखो स्केल रेंज और स्पैन क्या होता है, किसी भी चीज का रेंज बोलते हैं ना, तो बोलते हैं कि भाई इतना से इतना तक, यही ना बोलते हैं हम लोग। तो इट इज गिवन एज x मिनिमम टू x मैक्सिमम और x मैक्स। देखो मान लो एक इंस्ट्रूमेंट है जो इस तरह से कैलिब्रेट किया गया है कि वो मेजर कर सकता है 200 डिग्री सेल्सियस से 500 डिग्री सेल्सियस तक। तो इसका रेंज कितना कहेंगे, 200 से 500। ये माइनस नहीं है, ये 200 से 500 कहेंगे, या फिर रफ भाषा में कुछ लोग डायरेक्ट उसके अपर लेवल को ही रेंज कह देता है ना, लोअर वाले को नहीं लेता है, ठीक है। तो इसीलिए, या फिर तुम इसको x मैक्स से भी बता सकते हो, लेकिन बेस्ट तरीका है तुमको ऐसे बताना, यही बेस्ट तरीका है, तुमको लोअर रेंज और हायर रेंज दोनों बताना, समझ गए, ये बेस्ट तरीका है, ठीक है। अगर रेंज पूछे तो तुम लोअर भी बताओ हायर भी बताओ, ठीक है। इसके अलावा देखो स्केल स्पैन क्या होता है, तो ये होता है डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम कैलिब्रेटेड वैल्यू, ठीक है। तो तुम्हारा इंस्ट्रूमेंट में कैलिब्रेट करते हैं ना जी शुरुआत में, तो कितना कैलिब्रेट हुआ मैक्सिमम वैल्यू और कितना मिनिमम हुआ है, तो उन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो स्पैन होगा। तो यहाँ देखो स्पैन कितना हो जाएगा, 500 माइनस 200 या 300 डिग्री सेल्सियस आएगा, समझ गए। तो होगा नहीं तो फिर बॉक्स देखो इसके, ठीक, तो ये तुम्हारा हो गया। म्यूट कर लो जो डिग्री में आएगा हाँ, इसका जो डिफरेंस हाँ निकलेगा डिग्री सेल्सियस में आएगा। हाँ, जो मान लो टेम्परेचर यहाँ डिग्री सेल्सियस में था, तो ये भी तुम्हारा डिफरेंस भी डिग्री सेल्सियस में आएगा। ये तो सिंपल सी चीज है ना, जो पहले से था उसी में आएगा ना, ये दोनों डिग्री सेल्सियस में था, ठीक है। टेम्परेचर है सर, हाँ दोनों टेम्परेचर है, ठीक है। यहाँ पे बताए ना कैलिब्रेट टू मेजर 2000 डिग्री सेल्सियस, तो 200 से 500 डिग्री सेल्सियस ये मेजर कर सकता है, तो इसका रेंज इतना हुआ, ठीक है। ये सिंपल सा डेफिनेशन है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे बढ़िए। इसके बाद से आता है तुम्हारा रिप्रोड्यूसिबिलिटी, जो बंदा था वो सुन ले, ठीक है। रिप्रोड्यूसिबिलिटी क्या है, सर आवाज नहीं आ जैसे रही मान है। लो, अरे तेरा नेटवर्क, एक सेकेंड, आवाज आएगी, घबराने की बात नहीं है। आपकी आवाज क्लियर है सर, हो सकता नेटवर्क प्रॉब्लम है। ठीक है हो जाएगा। जो प्रीवियस पेपर में वो रफ वाला क्या था सर? क्या प्रीवियस पेज में वो रफ वाला क्या था? प्रीवियस पेज में जो रफ पे जो था ना, जो पिछला बार जब हम क्लास लिए थे उस समय कैलिब्रेशन जो है हम अलग से पहले डिफाइन नहीं किए थे, समझे। लेकिन इस बार जब हम क्लास, तो बच्चा सबको फिर डाउट आया कि सर कैलिब्रेशन क्या है वो बताइए, तो कैलिब्रेशन का डिटेल हम बताए थे। लेकिन इस बार जब हम पढ़ा रहे थे तो कैलिब्रेशन डिटेल में पहले ही बता दिए, हाँ समझे। सर बता दीजिए। इसीलिए इस चीज को इरेज कर दिए हम, ठीक है। ठीक है।
देखो यहाँ पे रिप्रोड्यूसिबिलिटी में देखो क्या है। देखो हम लोग पहले तुम सब लोग समझ लो होता कैसे है। ये जैसे मान लो तुम क्या किए, एक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। तुम ही लोग में से किसी किसी का नाम ले लेते हैं हम। कौन कौन है? सर मेरा। अच्छा, मंजीत है, अक्षय है, अंकित है, अनु है ना? ठीक है, तो मान लेते हैं मंजीत है, अक्षय है, अबे यार तीन तीन नाम ए वाला हो गया, अंकित है, अनु है। ठीक है, तो मान लो ये 3 आदमी है, चलो मंजीत, अंकित, अनु, 3 लोग हैं, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ कि एक इंस्ट्रूमेंट है मेरे पास, ठीक है। अब मंजीत तुम किधर रहते हो जी? तो बताओ। पटना में सर। ठीक है, तुम पटना में रहते हो, ये पटना का बंदा है। अंकित तुम किधर के हो? सिपारा के। अच्छा, तुम्हारा ये सिपारा हो गया। और अनु? सर मुजफ्फरपुर। ठीक है, तुम्हारा इस तरह से हो गया, ठीक है। तुम तीनों अलग अलग जगह के हो, है ना। अब मेरे पास एक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक। अब हम क्या करेंगे, हम इंस्ट्रूमेंट को देंगे, ठीक है। और सर्टेन चीज होगा जो तुमको मेजरमेंट लेना होगा, ठीक। तो तुमको हम दे दिए, तो ये पहले दिए इसको, ये पटना में जाके चेक किया, ठीक है। पटना में रहा और वहां पे रहा, अपने घर पे बैठा होगा या फिर घर के बाहर बैठा होगा, वो वहां से रीडिंग लिया, 3-4 रीडिंग लिया, ठीक। 3-4 रीडिंग लिया और एक ही चीज को बार बार लेना है। जैसे मान लो कि हम एक बैटरी है ना, ठीक है, उसका हम लोग मेजरमेंट ले रहे हैं, या फिर किसी एक ऐसा पार्टिकुलर चीज जो चेंज नहीं हो रहा है उसका हम लोग रीडिंग ले रहे हैं, ठीक। तो ये रीडिंग लिए तो हर बार क्या आना चाहिए, सेम वैल्यू आना चाहिए कि नहीं, ये बताओ। यस सर। यस सर। अगर लेकिन तुम रीडिंग ले रहे हो तो हर बार सेम आना चाहिए, है ना? यस सर। ठीक है, तो यही चीज है। तुम मंजीत कुछ रीडिंग लेके देखा और देखा कि कुछ कुछ हर बार सेम नहीं आ रहा है, कुछ ना कुछ डिफरेंस रहता है, ठीक है। हर बार सेम नहीं आता है, कुछ ना कुछ डिफरेंस रहता है। तो तुम नोटिस कर लिए कि हाँ इतना इतना डिफरेंस रह रहा है, ठीक है। तो तुम क्या करो, अब ये कैसे देखोगे, तुमको डिफरेंस कैसे देखोगे? कुछ ना कुछ एवरेज या मीन वैल्यू लोगे, है ना, उससे कंपेयर करोगे कि इस मीन वैल्यू से कितना ज्यादा है कितना कम है, करोगे ना। तो Yes, sir. सिमिलरली अब ये तो काम तो तुम कर लिए, ठीक। तो जितना डिफरेंस मान लो आ रहा है, अब वो तुम फिर ले आके दे दिए अंकित को, ठीक है। ये सिपारा में बैठ के देखेगा उस चीज को मेजरमेंट किया। हो सकता है कि ये जो है इसमें भी डिफरेंस उतना ही आ रहा है, हो सकता है कि डिफरेंस तुम इसके केस में जितना आ रहा था उससे कुछ ज्यादा ही आ रहा है। फिर तुम क्या किए, फिर से मतलब, लेकिन मेजरमेंट एक ही चीज का कर रहे हो, जो चीज जो वहां पे मेजर किए पटना में, वही चीज यहाँ पे भी मेजर कर रहे हो, ठीक है। तो लेकिन पटना और सिपारा बोलने का मतलब ये हुआ कि वहां का इन्वायरमेंट का कंडीशन अलग अलग है कि नहीं जी। लोकेशन अलग है, वहां का मैग्नेटिक फील्ड का सिनारियो अलग है, वहां पे टेम्परेचर का अलग अलग है, ह्यूमिडिटी अलग है ना। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स ये सारे होते हैं ना जी, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी। तो ये तुम्हारा, अब देखो, और तो तुम्हारा तो हाँ, तो इस केस में टेम्परेचर वगैरह अलग होगा, इस केस में टेम्परेचर वगैरह अलग हो सकता है, इस केस में मुजफ्फरपुर अनु के पास जाएगा, वो भी मेजर करेगी, तो उस केस में भी हो सकता है कि अलग अलग रीडिंग हो, है ना। तो डिफरेंस कितना रह रहा है, मेरा टारगेट यही है कि सब हर बार हम मेजर करें तो सेम ही वैल्यू आए कि नहीं जी, है ना। अगर हर बार वो सेम वैल्यू दे रहा है तब कहेंगे भाई परफेक्ट रिप्रोड्यूसिबिलिटी है इसका, है ना, मतलब कोई ड्रिफ्ट नहीं है इसमें, यही ना कहेंगे जी। अगर Yes. हर बार सेम रिजल्ट दे, पटना में देखें, मुजफ्फरपुर में देखें, सिपारा में देखें, हर कोई भी इन्वायरमेंटल फैक्टर के साथ देखें, हर बार उसका रीडिंग सेम आ रहा है, तब हम कहेंगे कि परफेक्ट रिप्रोड्यूसिबिलिटी है। अदरवाइज कुछ ना कुछ डिफरेंस रहेगा, तो वो डिफरेंस कितना है, उस डिफरेंस को ही मेजरमेंट जो है कितना डिफरेंस है, वही तुम्हारा रिप्रोड्यूसिबिलिटी कहलाता है, ठीक है। जितना क्लोज रहेगा, ठीक, उतना ही कहेंगे कि रिप्रोड्यूसिबिलिटी अच्छा है, ठीक है। मेजर्ड वैल्यू आपस में क्लोज होने चाहिए, समझ गए, आपस में क्लोज होना चाहिए। हमारा पर्पस यही है कि आपस में क्लोज रहे, ठीक है। एक्चुअल वैल्यू दे रहा है कि नहीं उससे हमारा फर्क नहीं पड़ रहा है ना। जैसे मतलब 50 वोल्ट था, एग्जांपल हम यहाँ इधर दिए होंगे, जैसे देखो मान लेते हैं कि 50 वोल्ट था, तुमको मेजर करना है ना। तुम 50 वोल्ट मेजर किए तो 50 आया, 51 आया, 52 आया, ठीक, 49 आया, 48 आया, ठीक है, 50.1 आया, 50.2 आया, इस तरह से रीडिंग तुम्हारा आ रहा है, ठीक है। तो ये सब आपस में क्लोज है कितना, ये देख लो। अगर मान लो एक तो ये पॉसिबिलिटी है
इसके अलावा एक और पॉसिबिलिटी ये हो सकता था कि ये 46 आए, 47 आए, है ना, फिर 46 आए, 47 आए, 45 आए, है ना। तो ये इसका तुम देखो, ये तो 50 के आसपास नहीं है जी, इसमें एरर ज्यादा है, लेकिन फिर भी ये सारा रीडिंग आपस में क्लोज है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। जैसे ये रीडिंग आपस में क्लोज है, वैसे ही ये भी रीडिंग आपस में क्लोज है, यानी कि रिप्रोड्यूसिबिलिटी इसका भी अच्छा है। एक और एग्जांपल तुम लोग लो, रुक जाओ। ये एग्जांपल मान लो ऐसे लो, मान लो 50 वोल्ट तुमको मेजर करना है, ठीक, तुम पटना में मेजर किए, ठीक है, तो तुम्हारा क्या आया, मान लेते हैं 46 आया, ठीक, लेकिन हर बार 46 आ रहा है, 46 आया लेकिन हर बार 46 नहीं आया, तो तुम्हारा ये परफेक्ट रिप्रोड्यूसिबिलिटी है इसका। लेकिन तुम कहोगे कि एरर तो अभी भी निकल गया ना सर, 46 माइनस 5 50 बराबर -4 वोल्ट का एरर आया यहाँ पे, है कि नहीं? यस एरर तुम्हारा 4 वोल्ट का आया, लेकिन तुम्हारा रिप्रोड्यूसिबिलिटी बहुत अच्छा है, क्योंकि हर बार तुम एक ही मेजरमेंट आ रहा है ना, समझ Yes, गए? sir. तो इसीलिए रिप्रोड्यूसिबिलिटी जो है एक्यूरेसी की गारंटी नहीं देता। ये अगर एरर तुम्हारा 0 है तो हम लोग कहेंगे कि एक्यूरेसी 0 है, मतलब एक्यूरेसी इसका बढ़िया 100% एक्यूरेसी है, ठीक है। तो यहाँ पे तो ये एक्यूरेसी की गारंटी नहीं दे रहा है, लेकिन ये बता रहा है कि इसका रिप्रोड्यूसिबिलिटी अच्छा है, समझ गए? तो हम लोग को Yes, sir. यही चाहिए कि इंस्ट्रूमेंट रिलायबल तभी ना होगा हर बार रीडिंग तुम्हारा सेम दे, है ना, ठीक है। तो देखो अब इसका अब जो लिखवाए हैं वो बात तुम लोग देखोगे तो समझ में आएगा। देखो, इट इज डिग्री ऑफ क्लोजनेस विच द with which the given value or measurand may be repeatedly measured, है ना। तुम कितने क्लोजनेस के साथ जो गिवन मेजरैंड है, मेजरैंड मतलब इनपुट, उसको रिपीटेडली मेजर कर सकते हो, मतलब बार बार मेजर कर रहे हो तो आपस में क्लोजनेस कितना है, यही रिपीटेबिलिटी है, ठीक है। बट अच्छा सॉरी, हम लोग रिप्रोड्यूसिबिलिटी पढ़ रहे हैं ना, रिप्रोड्यूसिबिलिटी है, ठीक है, रिपीटेबिलिटी आगे आएगा। तो परफेक्ट रिप्रोड्यूसिबिलिटी होगा, हर बार रिप्रोड्यूस कर रहे हैं सेम रिजल्ट को, ठीक। तो परफेक्ट रिप्रोड्यूसिबिलिटी का मतलब हुआ कि इंस्ट्रूमेंट का कोई ड्रिफ्ट नहीं है ना। मान लो कि यहाँ से पटना गया, पटना से मुजफ्फरपुर गया, तब भी मतलब सेम ही दे रहा है, मतलब ड्रिफ्ट नहीं हो रहा है, ठीक है, रीडिंग सब उसका सही रह रहा है। अब देखो, नो ड्रिफ्ट कहने का मतलब ये हुआ कि गिवन इनपुट में with a given input the measured values do not vary with time, temperature, operator and other working condition, है ना जी। तुम जो मेजर कर रहे हो ऑपरेटर, जैसे मान लो कि एक बार ये मंजीत, एक बार अंकित, एक बार अनु, ऑपरेटर है ना ये तीनों, तो ये अलग अलग बार मेजर कर रहा है, तब भी फर्क नहीं पड़ रहा है ना, तभी तुम्हारा मेजरमेंट सही रह रहा है। तब कहोगे कि इसका रिप्रोड्यूसिबिलिटी अच्छा है। तुम पटना में मेजर किए, तुम दिल्ली में किए, आगरा में किए, जहां भी किए, मुजफ्फरपुर में किए, सिपारा में किए, हर जगह तुम्हारा मेजर्ड का तुम सेम वैल्यू रिप्रोड्यूस कर ले रहे हो, तब कहेंगे कि इसका कोई ड्रिफ्ट नहीं है, ये सही है ना, रिप्रोड्यूसिबिलिटी इसका अच्छा है। ये डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक होता है, समझ गए? तो सारा वर्किंग कंडीशन जो है वेरी कर रहा है, इस केस में ध्यान देना। हम लोग जब देख रहे हैं ना वर्किंग कंडीशन वेरी कर रहा है, तब जाके हम इसको रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, तब कितना क्लोजनेस है उसको कहते हैं रिप्रोड्यूसिबिलिटी, सर। ठीक है। वर्किंग कंडीशन का मतलब टेम्परेचर, है ना, ह्यूमिडिटी, समझ गए? ये हुआ इसका मतलब। अब देखो, इसी का एक जुड़वा भाई है रिपीटेबिलिटी, समझे? दोनों क्या है, जुड़वा भाई है, रिप्रोड्यूसिबिलिटी और रिपीटेबिलिटी। अब जानते हो जुड़वा भाई के कैरेक्टरिस्टिक में थोड़ा सा फर्क आता है ना, बाकी सब हुलिया सब ऑलमोस्ट सेम रहता है। तो यहाँ पे भी इन दोनों के साथ यही है, ये भी है। देखो इसका भी डेफिनेशन देखो, इट इज अ मेजर ऑफ क्लोजनेस with which a given input is measured over and over again, लेकिन with same operator, working environment और other working condition, समझे? इसमें कहा गया ना कि हम सिपारा वगैरह भेज के नहीं देखेंगे, एक ही जगह देख के भेजेंगे तब कितना वेरी आ रहा है। मान लो हम यहाँ पे क्या किए, हम पटना में चेक किए तो इस तरह से आ रहा था, मुजफ्फरपुर भेजने समय अलग तुम जगह पे भेजे हो, तो हो सकता है कि कुछ एरर आ गया हो रास्ता में जाते समय, है ना, तो तब जाके रिप्रोड्यूसिबिलिटी देख रहे हैं, है ना। तो लेकिन हम लोग को क्या कहते हैं, रिपीटेबिलिटी में क्या करते हैं, एक ही जगह पे उसी सारा कंडीशन सेम रहना चाहिए, एक ही बंदा, जो बंदा पहले टेस्ट किया था ना वही बार बार टेस्ट करे, तब जाके रीडिंग रिपीट हो रहा है कि नहीं, तब जब हम चेक करते हैं ना तब उसको कहते हैं रिपीटेबिलिटी, समझ गए? तो दोनों में फर्क क्या है जी, एक ही आदमी कर रहा है, सेम ऑपरेटर है, वर्किंग एनवायरनमेंट है, अदर वर्किंग कंडीशन सब चीज सेम है, लेकिन इस केस में क्या कर रहा था, वो वेरी कर रहा था। अलग जगह भी हम जाके निकाले रीडिंग तो भी मेरा सेम आना चाहिए, समझे? तो देखो
एक्चुअली क्या होता है, जैसे मान लो हम मान लो हम यहाँ बाढ़ में हैं, हम क्या कर रहे हैं कि हम यहाँ पे बना रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट बना रहे हैं, तो हम यहाँ अपने आसपास हम अपना शुरुआत में क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे इंस्ट्रूमेंट को टेस्ट कर लिए, उसके बाद से सारा रीडिंग ले लिए, है ना। तो जिस तरह से इसका रिप्रोड्यूसिबिलिटी था, अब यही चीज रिप्रोड्यूसिबिलिटी क्या होना चाहिए, दूसरा बंदा गया उसके पास भी उसी तरह से आना चाहिए रीडिंग। मान लो हम तो बेच देंगे ना जी, तुम तो यूज करने वाले हो, मान लो तुम पटना में जाके उसको यूज करोगे, तो तुम्हारे पास भी रीडिंग का रेंज जो है, क्लोजनेस वैसा ही रहना चाहिए, ठीक। तो मैन्युफैक्चरर जो है ये एक ये चीज देता है, रिप्रोड्यूसिबिलिटी मेंशन कर देता है कि हाँ ठीक है, आप मेरे यहाँ इतना डिफरेंस आ रहा है तो आपके यहाँ भी इतना ही लगभग डिफरेंस आएगा, क्योंकि हम चेक कर चुके हैं। तो वो अलग अलग इन्वायरमेंट में करके चेक करता है, ठीक। रिपीटेबिलिटी में क्या होता है, रिपीटेबिलिटी में वो एक ही जगह पे बार बार करके चेक कर लेता है, तब जाके देखता है तब कितना बढ़िया है ना। मान लो जो चीज रिप्रोड्यूसिबिलिटी के केस में थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, लेकिन रिपीटेबिलिटी के केस में डिफरेंस बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, है ना, क्योंकि तुम सब चीज कंडीशन तो सेम ही रख रहे हो ना। तो रिपीटेबिलिटी में थोड़ा और क्लोजनेस होना चाहिए, समझ गए, ठीक है। तो ये हो गया। अब दोनों में एक बेसिक डिफरेंस जो है, वो डिफरेंस को हम अलग से लिख दिए यहाँ पे, देखो। Reproducibility is the ability of system to produce same output if given input is same, ठीक। It is different from repeatability in the sense that for checking if a measurement is repeatable, other factors must be constant, समझ गए। अगर रिपीटेबल है that means कि बाकी सारा फैक्टर जो है उसको आप कांस्टेंट रखिए, ऑपरेटर सेम रहना चाहिए, वर्किंग कंडीशन सेम रहना चाहिए, है ना, सारा का सारा चीज जो है, सिस्टम का यूजर, लैब, सारा सेटअप, सब चीज सेम रहना चाहिए। लेकिन रिप्रोड्यूसिबिलिटी के केस में ये रिक्वायर्ड नहीं होता है, समझ गए। तो ये इतना ही बेसिक डिफरेंस है। अब इतना सारा चीज हम बता दिए, अब तुम लोगों को क्या डाउट लगता है वो तुम लोग पूछ सकते हो। कौन सबसे पहले पूछ रहा था, बताओ तो, शुरू में कौन पूछा था? यस सर। तुम्हारा क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है ना, समझ गए ना Yes, रिपीटेबिलिटी और रिप्रोड्यूसिबिलिटी क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है। एक्चुअली क्या है ना कि हम जब शुरू में बचपन में जब हम